बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ राशिद वकास खान। आई एम लेक्चरर एट सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को गाइड करना कि हम एफएससी की फ़िज़िक्स की एनुअल एग्ज़ाम की बेस्ट वे में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों पर फोकस्ड करना चाहिए, आप उस वक्त तक मैक्सिमम मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में कोशिश यही की गई है कि उन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जाए जो एफएससी की फ़िज़िक्स के मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आजकल जैसे आपको पता है कि रिड्यूस्ड कोर्स है, कोविड-19 की वजह से हमें रिड्यूस्ड कोर्स फॉलो करना पड़ रहा है। तो उस रिड्यूस्ड कोर्स में पहले आपको पता है एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती थी, मैक्सिमम जो पोर्शन था वो हमारा एक्सरसाइज से आता था। लेकिन अब जो हमारे पास ये है कि एक्सरसाइजेज को ही रिड्यूस्ड कोर्स में रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब का पेपर का जो स्कीम होगी या पेपर पैटर्न होगा, पैटर्न में भी उसी तरह हो जैसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज उसी चीज़ों पर बेस्ड होगा, बट जो आपके पास क्वेश्चंस की सिलेक्शन है वो एक्सरसाइज से हट के भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 5 to 6 मंथ हैं ताकि हम उन मंथ्स को यूटिलाइज करके बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन पेपर एंड देयर इंपॉर्टेंस। किस किस्म के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो आपके पास होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके पास हैं इनमें आपको पता है कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। अगरचे ये सबसे कम परसेंटेज वाला पोर्शन है, 20% इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी आपके पास पेपर में 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं आउट ऑफ 85 मार्क्स। तो 20% इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन अक्सर स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कल को जब आपने एंट्री टेस्ट में अपियर होना है तो इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास मौजूद है। तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट 52% ऑफ द टोटल परसेंटेज मौजूद हैं, यानी यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि मोर देन 50% ये इंपॉर्टेंस रखता है। इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इनको कैसे तैयार करना है अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स, इसको भी हम एंड पर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। थर्ड और लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी इसमें थ्योरी का पोर्शन भी होता है और न्यूमेरिकल का पोर्शन भी होता है। टोटल जो परसेंटेज इंपॉर्टेंस के हवाले से इसके 28% ऑफ द टोटल मार्क्स ये आपके पास इसके पोर्शन के होते हैं। यानी आपके पास अगर हम पैटर्न की बात करें तो 17 एमसीक्यूज होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 28 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पैटर्न से आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम जस्ट इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को देखने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले पोर्शन को हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो माइंड एनालिसिस चेक करता है कि आपने कॉन्सेप्ट कितने लिए, आपने टॉपिक को कितना थॉरली प्रिपेयर किया, और ये अनसीन भी होते हैं आपके पेपर में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो हम इस स्लाइड के अंदर दो चीज़ों को देखने वाले हैं, फर्स्ट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज एंड सेकंड हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कितनी टाइप्स के या किस तरह के होते हैं और इनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो मेरे मुताबिक एमसीक्यूज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज होते हैं वो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। अब नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज का क्या मतलब है? नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब है बच्चों, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में कुछ इंफॉर्मेशंस थी, लाइक कोई यूनिट्स बताया गया है, लाइक उसकी डायमेंशंस बताई गई हैं, लाइक कोई वैल्यू बताई गई है, तो वो जो चीज़ है वो आपकी नॉलेज बेस्ड होगी, जो कि आपकी बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है। जो बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इंफॉर्मेशन इज नॉलेज बेस्ड। वैल्यूज हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो एक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज। नेक्स्ट कंसेप्ट बेस्ड, जो कंसेप्ट डिस्कस किया गया है टॉपिक के अंदर
एप्लीकेशंस आपसे पूछी जा सकती है। यानी कोई भी टॉपिक हम उठा लेते हैं लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में एक आपको नॉलेज दिया गया है दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये नॉलेज दिया गया। अब उसकी रीजन क्या है, दैट इज कंसेप्ट। रीजन क्या होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज, तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, या व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्यों टुवर्ड द सेंटर होती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये कंसेप्ट है। सिमिलरली थर्ड वन इज न्यूमेरिकल बेस्ड। अब न्यूमेरिकल बेस्ड में क्या होता है बच्चों, कि कोई एक न्यूमेरिकल, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का ही मैंने जिक्र किया, तो आपको मास, वेलोसिटी और रेडियस दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इस तरह की आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये हो सकती हैं टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के पेपर में, जो एक एग्जामिनर माइंड में इन 3 पॉइंट्स को लेके बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज को प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसको 3 पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, क्लियर योर कंसेप्ट्स। आपने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का जस्ट बच्चों रट्टा नहीं लगाना, आपने उस टॉपिक को समझना है, उसको जो जो कंसेप्ट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, आप पूरे टॉपिक को रीड करें, हर एक लाइन के कंसेप्ट को समझें। जब आप कंसेप्चुअली क्लियर होंगे तो जिस तरह का मर्जी अनसीन क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर योर कंसेप्ट। जब आपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप आएंगे, थॉरली रीड टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। मैं आपको कहूँगा टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन पढ़ें, आप हर एक लाइन पढ़ें, हर एक लाइन को समझें, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करें। और जब आपने हर एक लाइन को पढ़ लिया तो उसके बाद उसी टॉपिक के साथ या अपने सेपरेट नोट्स बना लें, जिसमें आप क्या करें, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। यानी जैसे मैंने कहा ना, नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको नोट डाउन करते जाएं कि ये वैल्यूज़ मुझे इस टॉपिक से याद रखनी है। नेक्स्ट, नोट डाउन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को याद कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये एक दफ़ा की आपकी एक्टिविटी होगी। जब आपने एक दफ़ा एक्टिविटी कर ली तो नेक्स्ट जब भी आप उस बुक को खोलेंगे वो नोट्स आपके पास होंगे, आपने उस पेज को ओपन करना है, वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ की ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली उसके बाद क्या करें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहला स्टेप, सॉल्व पास्ट पेपर एमसीक्यूज़। आप क्या करें, पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास बेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जितने भी आपके पास एमसीक्यूज़ की टाइप बन सकती हैं उसमें ऑलमोस्ट बहुत अच्छी आजकल बुक्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ गिवन हैं, वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे मेन चीज़, सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ नहीं है तो बेहतर यही है कि आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को कंसेप्चुअली करें, सॉल्व करें, क्लियर करें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के बाद आपके पास और बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको हेल्प मिलती है। जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मिले उनकी प्रैक्टिस करें, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जो मर्जी बुक मिलती है, एमसीक्यूज़ हमेशा अनसीन आएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो ये है कि आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं और आपके पेपर में 90% एमसीक्यूज़ उसी पोर्शन में से आते हैं। तो बेस्ट है आपके लिए कि आप उन एमसीक्यूज़, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। मैं सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूँगा कि आप जो है फेडरल बोर्ड की जो एक्सरसाइज है तो उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नॉट ओनली आपको बोर्ड के पेपर में हेल्प प्रोवाइड करेंगे, इवन सर फेडरल बोर्ड की बुक्स के अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको MD-CAT में भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इस मामले में कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो बुक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, फेडरल की भी एंड सरगोदा बोर्ड की भी बुक्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये पोर्शन है, हमने देखा एमसीक्यूज़ टाइप्स किस तरह होती हैं। अब आप खुद टॉपिक को पढ़ें, उसकी टाइप्स, उसको इन 3 टाइप्स की बेस पर सेपरेट करें और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिर आ जाता है, एमसीक्यूज़ हमने देख लिए, अब आप पेपर में बैठे हैं और आपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है।
तो MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों को माइंड में रखना है? सबसे पहली चीज़ बच्चों याद रखो, आपको 17 MCQs दिए जाएंगे 20 मिनट में। तो ऑलमोस्ट हर एक MCQs के लिए कैलकुलेटेड जो स्टैंडर्ड टाइम है 1 मिनट एंड 17 सेकेंड्स हैं आपके पास। इसके अंदर आपने उस MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। इस 1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट आपने जज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड 17 सेकेंड्स ऑलमोस्ट आपको लगेंगे बबल्स को फिल करने में। नेक्स्ट चीज़, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है 1 या 2 बार। 1 या 2 बार पढ़ने के बाद देन आप कोशिश करेंगे करेक्ट ऑप्शंस को क्लिक करें। एक बार पढ़ने से अक्सर आपको जो MCQ समझ आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको 2 बार ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट, सबसे पहला काम ये करें कि वो MCQ सॉल्व करते जाएं जो आपको 1 गो में 1 या 2 बार पढ़ने से समझ आ जाते हैं। आप उनको सबसे पहले सॉल्व करें, यानी आप 1 to 17 जाएं और जो जो MCQs आते जाते हैं उनको सॉल्व करते जाएं। उनको सॉल्व जब आप कर लेंगे तो जो डिफ़िकल्ट पोर्शन होगा, जो 1 या 2 या 3 टाइम्स में आपको समझ नहीं आते, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको अवॉइड करें और उनको सबसे एंड पे सॉल्व करें। ठीक होगी बात। जब आप उन MCQs को जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, कंफ्यूजिंग हैं, उनको आप सबसे एंड पे सॉल्व करें। जब आप उनको एंड पे सॉल्व करेंगे तो उस वक्त वो MCQ जो आपको थॉरली आते थे वो कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट बच्चों आपके पास 17 में से 10 to 11 MCQs ऐसे होते हैं जो आपके पास इस जो 7 to 17 10 to 11 MCQs ऐसे होते हैं आउट ऑफ 17 जो आप इजीली 1 गो में या 2 गो में मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग 5 to 6 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो जब आप उनको एंड पर रखेंगे तो आपके लिए उस वक्त आप मेंटली रिलैक्स भी होंगे, आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप उनको रिलैक्स होकर सॉल्व कर सकें। सबसे पहली चीज़, पेपर में आपने आपको मेंटली रिलैक्स रखना है। अगर आप पेपर में पैनिक सिचुएशन में आ गए तो आपका एक तो MCQs भी वो गलत ही होंगे, जो आपको ठीक MCQs आते होंगे वो भी गलत हो सकते हैं, और इट विल अफेक्ट योर सब्जेक्टिव पोर्शन आल्सो। तो सबसे पहले वो MCQ सॉल्व करें जो आपको 1 गो में सॉल्व हो गए, देन एट द एंड उनको सॉल्व करें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे, और ये 5 से 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं होते जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकें। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपको कोई भी MCQs बिल्कुल उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो कोशिश करें कि आप उसके 4 ऑप्शंस को पर गौर करें और उन 4 ऑप्शंस में से कम ऑप्शंस की तरफ जाएं, यानी 2 ऑप्शंस या 2 या 3 ऐसे ऑप्शंस हो जिनको एरेडिकेट कर दें। एरेडिकेट मीन कि उनका तो बिल्कुल पॉसिबल आंसर ही वो नहीं बन सकता। 4 में से कोई से 2 ऑप्शंस वो ढूंढें जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये अब आपकी अपनी सेल्फ एनालिसिस हो सकता है कि वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है, जिस टॉपिक से MCQs आया है, क्या उसमें उन 2 ऑप्शन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है? अगर नहीं है तो वो इग्नोर कर दें। तो कोशिश करें आप 2 ऑप्शन एरेडिकेट करके 2 पर लेकर आएँ, एंड देन वी कैन से उन 2 में से एक के ऊपर आप तुक्का लगा सकते हैं। वो तुक्का आपका ज़्यादा बेटर हो सकता है, जो कि आपको मार्क्स दिला सकता है। तो बच्चों, ये था फर्स्ट पोर्शन जो हमने देखा MCQs का। MCQs को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सॉल्व करना है और पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर कैसे करें? तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने जैसे कहा था 52% ऑफ योर टोटल परसेंटेज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फेडरल के केस में 2 पोर्शंस होते हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड रहना है? देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड रहें। आपकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस पहले अगर मैं बताऊं तो पहले जो आपका इस रिड्यूस्ड कोर्स से पहले जितने पेपर बनते रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस, 50 to 60% क्वेश्चंस जो होते थे वो एक्सरसाइज से होते थे। लेकिन अब क्योंकि एक्सरसाइज रिड्यूस हो चुकी है तो हो सकता है कि 50% क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से हों, एंड लेस दैन 50% या मोर दैन 50% आउटसाइड द एक्सरसाइज भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मस्ट रिमेंबर द टॉपिक्स डेफिनेशंस। मेमोराइज द टॉपिक डेफिनेशंस। टॉपिक डेफिनेशंस को ज़रूर याद रखें, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन यही आते हैं।
कोई भी डेफिनेशन आ जाती है एंड देन उसके रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो टॉपिक डेफिनेशंस को याद रखें, जितने भी टॉपिक्स हैं आप चाहे उनको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशंस, उनके फार्मूलाज को ज़रूर याद रखें। एनी एग्जाम्पल और कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड इन टॉपिक्स के अंदर कोई एग्जाम्पल या कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है तो दैट इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन। कोई एग्जाम्पल डिस्कस हो रही है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक आपके पास है बर्नौली इक्वेशंस। तो बर्नौली इक्वेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें लाइक एक रिलेशन है जहाँ पर स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा, उसमें हाउ एरोप्लेन टेक ऑफ, वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हाउ वी प्रोड्यूस अ स्विंग इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस। आपकी जो कोई भी क्वांटिटी है उसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर्स के ऊपर है। लाइक आपसे पूछ लिया जाता है, एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपने उसकी डेफिनेशन याद की होगी और उसका फार्मूला याद किया होगा, तो डेफिनेशन देन फार्मूला, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फार्मूला ही आपको बता रहा है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इन 5 पॉइंट्स को माइंड में रखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन आप 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी पोर्शन है क्योंकि अक्सर चीज़ें प्री डिफाइंड हैं। लाइक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइंड है, टॉपिक डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं। कोई इतना वो न्यू कंसेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता। जो चीज़ बुक के अंदर है शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से बनता है, तो उसी पर आप फोकस्ड रहें। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अटैम्प्ट कैसे करें शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए पहली बात, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड 3 मिनट्स दिए जाते हैं। मतलब दिया तो आपको एक फुल 3 आवर्स दिए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसके माइंड में ये होता है कि मैंने वो क्वेश्चन देना है जो स्टूडेंट 3 मिनट में सॉल्व कर सके। तो अब हम समझते हैं हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ख्याल रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक अगर आप कहीं पर जाते हैं, आप खुद को प्रेजेंटेबल पेश करते हैं, आप खुद को बड़े अच्छे तरीके से अच्छी लुक्स में, अच्छी ड्रेसिंग में पेश करना चाहते हैं, देन हम अपने पेपर को क्यों ना अच्छी लुक्स में पेश करें एग्जामिनर के सामने, ताकि उस पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ है, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज टू नो योर वर्क स्पेस। पेज की दोनों साइड पर मार्जिन लाइन लगाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी वर्क स्पेस क्या है, आपने किस रीजन में काम करना है। ऐसा ना हो कि पहली लाइन आपके पास एंड तक जा रही है, दूसरी लाइन मिड में एंड हो रही है, तो वो एक प्रेजेंटेबल नहीं होता, एक अच्छा आपका प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। तो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं बेटा, 4 to 5% मार्क्स आपके इंक्रीज करा सकती है और डिक्रीज भी करा सकती है अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो। नेक्स्ट, अगर आपने पेपर में क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेंटर के ऊपर विद मार्कर, अपनी आंसर शीट के सेंटर के ऊपर विद मार्कर लिखें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके नीचे आपके पास कोई भी पोर्शन, कोई भी आप उसका पार्ट शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 जो भी पार्ट है वो पार्ट नंबर मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्कर से ये सारे पॉइंट्स लिखें, देन बॉल पेन से उसका आंसर लिखें, और कोई भी की पॉइंट आपके पास है, लाइक फार्मूला है, लाइक कोई कंसेप्ट है, लाइक कोई लॉ का रेफरेंस है, वो आप ज़रूर विद मार्कर मेंशन करें। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए स्टेटमेंट को समझना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पर समझना, क्योंकि जब आप मुकम्मल तौर पर उसको समझ चुके होंगे तो तब आप उसको, उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर सकेंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए सॉलिड स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अक्सर चीज़ों में आपको फार्मूला, रिलेशन, रेफरेंस या कोई लॉ या कोई कंसेप्ट का आपको रेफरेंस ज़रूर देना होता है। अगर वो लॉ का रेफरेंस देंगे तो देन आंसर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई कंप्लीट मुकम्मल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थॉरिड स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें और उसकी क्वेश्चन को डिमांड करें, को पूरा करें। कि वो फार्मूला डिमांड कर रहा है तो फार्मूला मेंशन करें, कोई लॉ का रेफरेंस है तो वो मेंशन करें, और अगर कोई कंसेप्ट है तो वो भी ज़रूर मेंशन करेंगे। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है कि आप क्वेश्चंस को कितना अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अक्सर आपके एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं या कुछ सीन क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी आपको पता हैं, उनको तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं,
उनको तो आप मेंशन कर लेते हैं, लेकिन जो अनसीन क्वेश्चंस हों उन पर कोशिश करें कि ज़रूर आप ज़्यादा फोकस्ड होकर उनको आंसर करें। नेक्स्ट, आपका आंसर जो है वो ब्रीफ होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा कुछ बताने के चक्कर में वो चीज़ गलत मेंशन कर बैठते हैं और गलती की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो आंसर है वो टू दी पॉइंट हो, जो डिमांड है, जो स्टेटमेंट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उसको पूरा करें, एक्स्ट्रा चीज़ कोई मेंशन ना करें। हो सकता है कि वो गलत भी हो सकती है और एग्जामिनर उसको पसंद ना करे एंड देन वो आपके मार्क्स काट ले। लास्ट में फिर मैं बच्चों आपको ये कहूँगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर अटैम्प्ट करें। लाइक अगर आपके पास डिमांड है कि आपने 8 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 12, तो 9th क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर दें। हो सकता है कि आपके पास वो कोई भी क्वेश्चन जो ऊपर जो आपने 8 मार्क्स किए अटैम्प्ट किए उनमें से किसी में मिस्टेक हो तो एग्जामिनर आपको 9th के फुल मार्क्स दे सकता है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें और एक से ज़्यादा अटैम्प्ट ना करें एक आपके पास, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी एक तो वर्कशीट भी लिमिटेड होती है, दूसरी चीज़ आंसर शीट लिमिटेड होती है और दूसरी चीज़ आपके पास टाइम भी एक शॉर्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल पेपर मैंने ऐड किया है यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर मेंशन है। अब इसमें देखें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन है, तो वर्किंग स्पेस हमें पता चल गई कि हमने किस रीजन में वर्क करना है। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं तो सेंटर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनर को क्लियर कट पता चल रहा हो कि कौन सा पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जो पार्ट है वो क्लियर कट सेंटर के ऊपर मेंशन किया हुआ है, आपने इसी तरह मेंशन करना है। अब ये क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नाउ अब देखें इसको अगर डिफरेंस कहा गया तो देखें प्रॉपर मार्जिन लाइन दरमियान में लगा के 2 पॉइंट्स कंपेयर किए गए हैं और क्या क्या चीज़ डिफरेंस में है क्लियर कट पता चल रही है। पहले डेफिनेशन का डिफरेंस है, देन रिप्रेजेंटेशन का, यूनिट का, क्वांटिटी का, प्रॉपर्टी, डिपेंडेंस। अब ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियरली मेंशन है। क्लियरली अब अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को ना भी पढ़ूँ, यानी जो इसके इनसाइड लिखा हुआ है ना भी पढ़ूँ, तो मुझे बताया कि स्टूडेंट ने जो डिमांड है वो पूरी की हुई हैं। जो 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए थी या 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी वो क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है। तो अब यहाँ से एग्जामिनर का एक ऐसा इंप्रेशन डेवलप होगा कि वो ऑटोमेटिकली इन 3 पॉइंट्स को देखेगा, इन 4 पॉइंट्स को देखेगा कि आपके पास डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन सारी चीज़ें हैं, वो आपको इसके फुल मार्क्स दे देगा। तो जो आपकी प्रेजेंट करने का एक चीज़ को अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन तो इसके नीचे एक लाइन लगाएं ताकि क्लियर कट पता चले कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, उसका पार्ट नंबर मेंशन करें और उसका फिर आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। यानी सबसे पहले फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब इसका क्वेश्चन क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग अगर आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब पहले तो बता दिया कि भाई वो ज़ीरो होगा, फिर रीज़न बताई और रीज़न को फिर विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी फार्मूलाज के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्लियर चीज़ जो हमें पता चल गया ज़ीरो, ऑब्वियस है रीज़न भी स्टूडेंट्स ने, फिर जब उसको ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हो एग्जामिनर को तो वो अक्सर इन थ्योरी पे इतना गौर नहीं करता, वो मेन कंसेप्ट लाइक फार्मूले को देखेगा एंड देन मार्क्स आपको दे देगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो पेपर की लुक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये था हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब लास्ट पे हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं जी, 2 पोर्शंस होते हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी पार्ट, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी पार्ट को डिस्कस करने के लिए हमने कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड रहना है। कैसे, हर चैप्टर में 4 to 5 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स को जस्टिफाई करते हैं। बेटा अगर एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर सेट करना है तो उसको पेपर को सेट करने के लिए मैं ये देखूंगा कि मुझे उस पेपर की डिवीजन भी देनी होगी कि भाई 1 नंबर मैं डेफिनेशन का दे रहा हूँ, 2 नंबर सपोज डायग्राम के हैं, 2 नंबर डेरिवेशन के हैं, तो इस तरीके से 5 मार्क्स की जस्टिफिकेशन देनी होगी। तो वो 5 मार्क्स की जस्टिफिकेशन ऑलमोस्ट 4 to 5 टॉपिक्स हर चैप्टर में हैं जो दे रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में ऐसे ही है, सेकंड ईयर में कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उन पर फोकस्ड रहना है। उन 4 to 5 को आप अपना 100% दें, उनको बार बार लिखें, अटैम्प्ट करें और उनकी हेडिंग्स बनाएं
और उनको अटैम्प्ट करके अपने वो पेजेस के ऊपर अटैम्प्ट करें ताकि ऑलरेडी उसकी आपके पास प्रैक्टिस हो। बेस्ट वे है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का जानने के लिए कि आप 5 ईयर्स जो पास्ट पेपर्स हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करें फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उनको आप ज़रूर गो थ्रू करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो फोकस्ड ऑन दैट लॉन्ग क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड देन आपके पास फर्स्ट फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, देन फोकस पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन, एंड देन एट द एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आप फोकस्ड रहें। नेक्स्ट फोकस आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए जो बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपने जो अब के पोर्शन है, आपका जो रिड्यूस्ड कोर्स का पोर्शन है, उसमें आपको क्योंकि एक्सरसाइज में कोर्स रिड्यूस कर दिया गया है, न्यूमेरिकल्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, पहले हम एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस्ड होते थे, अब हमने एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि इस बार 50-50% चांस है। 50% हो सकता है कि आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और वो आपकी एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, तो इस बार इन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कोशिश करें कि उन न्यूमेरिकल्स को जिनकी शॉर्ट स्टेटमेंट और शॉर्ट सोल्यूशन है उनको हर सूरत में आप 100% प्रिपेयर करें, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो एग्जामिनर प्रेफर करते हैं अक्सर पेपर सेटिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये था कि हमने इनको प्रिपेयर कैसे करना है। अब आते हैं अटैम्प्ट करने की तरफ। तो स्टैंडर्ड टाइम जो गिवन है टोटल 25 मिनट्स होते हैं फॉर ईच लॉन्ग क्वेश्चन। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 25 मिनट आपके पास अवेलेबल होते हैं। उन 25 मिनट में 17 मिनट में आपने थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 18 मिनट में न्यूमेरिकल का, यानी एग्जामिनर जो माइंड में रखता है वो ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि 17 मिनट्स में बच्चे थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें और 8 मिनट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। अटैम्प्ट कैसे करना है उसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हाउ टू अटैम्प्ट थ्योरी पार्ट। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट पे ही उसकी मार्क्स डिवीजन बना रही होती है। लाइक क्वेश्चन है व्हाट इज, आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज व्हाट इज कार्नेट इंजन, एक्सप्लेन इट्स कार्नेट साइकिल एंड ड्राइव रिलेशन फॉर एफिशिएंसी। 3 पॉइंट्स अब मैंने कहे, व्हाट इज कार्नेट इंजन, explain Carnot cycle, write down the या drive relation for the efficiency of Carnot engine। अब इसमें एग्जामिनर ने मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी, सबसे पहले कार्नेट इंजन को डिफाइन करने के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स होंगे उसके साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, और एफिशिएंसी के लिए 2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या बन गया, 5 मार्क्स इस तरह बनते हैं। तो अंडरस्टैंड को थॉरली अंडरस्टैंड करें स्टेटमेंट को और तमाम इट्स पार्ट को थॉरली अंडरस्टैंड करें। देन अगर आप चाहें तो अपने एक साइड पे फ्रेमवर्क बना लें कि मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक होगी बात। वो चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद ट्राई टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल हेडिंग दैट कवर द होल स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। कोशिश करें वो सारी हेडिंग्स बनाएं, मैक्सिमम पॉसिबल जितनी हेडिंग्स बन सकती हैं वो बनाएं जो कि क्वेश्चन में डिमांड की गई हैं। अब जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा आपके पास चांस होगा कि एग्जामिनर आपकी थ्योरी पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेगा, वो आपके मेन जो पॉइंट्स हैं उनको देखेगा। यानी आपने उसको आसानी प्रोवाइड कर दी, आपने उसको सारी जो चीज़ें हैं वो एक रिटन फॉर्म में हेडिंग्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी, वो मार्क करेगा उन हेडिंग्स को एंड आपको बेटा मार्क्स मिल जाएंगे। तो नीट एंड क्लियर विद द हेल्प ऑफ मार्कर आपने हेडिंग्स बनानी है। अब अक्सर डायग्राम में इशू ये होता है कि स्टूडेंट साइड पे एक छोटी सी डायग्राम बना देते हैं। बेटा सबसे पहले थ्योरी लिखें, जो भी आपके पास सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करें। ये नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा था कि सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। लाइक एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उस सर्कल पाथ का रेडियस जो है वो r है, वो बॉडी A to B मूव करता है, इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद उस पेज के सेंटर के ऊपर नीट एंड क्लियर एंड लेबल डायग्राम ड्रा करें। कोने में ड्रा नहीं करनी, छोटी सी ड्रा नहीं करनी, नीट एंड क्लियर लेबल डायग्राम आपने क्वेश्चन के सेंटर के ऊपर ड्रा करनी है, और ड्रा इसे करना है आफ्टर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप पेपर में बैठे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ऐसे बैठे हो जैसे एग्जामिनर को मैंने हर चीज़ स्पून फीडिंग करनी है। एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, तो हर एक स्टेप को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है। हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल पार्ट, आसान पार्ट, लेकिन अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं। रीज़न क्या है, उन्हें मार्क्स की डिवीजन का नहीं पता होता। तो बेटा आपने 3 पॉइंट्स को माइंड में रखना है वाइल अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल। सबसे पहला पार्ट,
राइट डाउन डेटा अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देख के उसका एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली डेटा लिखना है। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो कन्वर्ट करें, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नहीं आता न्यूमेरिकल सपोज, लेकिन उसका डेटा जरूर लिखते हैं, आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट आप प्रॉपर साइड पे लिखें जी सॉल्यूशन के बाद आप उसको जो फार्मूला है वो लिखें एंड दोनों उसमें वैल्यूज पुट करें। इसका आपको फार्मूला मेंशन करने का और वैल्यूज को पुट करने का 1 मार्क मिलेगा। कंप्लीटली एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख दें, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली वैल्यूज को पुट करें, उनको सॉल्व करें एंड एट द एंड रिजल्ट लिखें। तो राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विद प्रॉपर यूनिट। आपने जो आपके पास आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि उसको आपने जो आपके पास कन्वेंशन यूज साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की जाती है उस नोटेशन के अकॉर्डिंगली आंसर करें और प्रॉपर यूनिट्स के साथ उसको मेंशन करें। फोर्स है तो न्यूटन है, मैथ्स है तो केजी, प्रॉपर यूनिट्स लिखें, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बेटा अगर आपने यूनिट नहीं लिखा आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आंसर ठीक है यूनिट नहीं है तो आपका मार्क्स बेटा कट जाएगा। 1 मार्क आपको सिर्फ कंप्लीट आंसर विद प्रॉपर यूनिट का मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी प्रिपरेशन। ये हमारे पास सैम्पल पेपर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन सेकेंड ईयर का है, स्टेट एंड प्रूफ कॉलम्स लॉ, ठीक होगी बात, स्टेट एंड प्रूफ कॉलम्स लॉ एंड इसको आपने नेक्स्ट इसकी परमिटिविटी को एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड प्रूफ कॉलम्स लॉ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब ये स्टेटमेंट इनिशियल इंट्रोडक्शन है, कॉलम्स लॉ इनिशियल कंप्लीट इंट्रोडक्शन मौजूद है, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट के बाद इसकी डेरिवेशन है। ये कंप्लीट डेरिवेशन आपके पास आ गई। ये प्रॉपर डायग्राम विद सेंटर बनी हुई है। ये प्रॉपर हेडिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। देखिए प्रॉपर आपने इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट की हेडिंग, देन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी जो जो मुझे रिक्वायर्ड है, एक एग्जामिनर को एक क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, वो सारी क्लियर कट आपने हेडिंग्स की फॉर्म में एक्सप्लेन की हुई है। जब आपने उनको हेडिंग्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ से एग्जामिनर के लिए मार्किंग ईजी हो जाएगी। अब ये पेपर जो आपको नज़र आ रहा है ये एक लुक वाइज भी बड़ा एक प्रेजेंटेबल है और दूसरी चीज़ ये है कि मार्किंग में बहुत आसानी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना है। लाइक जो भी आप पार्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे आपके देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपने लिखा उसका ए पार्ट, देन इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया, देन जैसे ही ये क्वेश्चन आपके पास एंड हो नए लाइन लगाएं एंड देन आपके पास इसी तरह लिखें बी पार्ट। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, उसके ए और बी पार्ट दोनों पहले सॉल्व करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7 या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसकी तरफ जाएं। ठीक है, अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट हेडिंग्स प्रॉपर बनाएं, उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, एग्जामिनर के लिए मार्किंग ईजी कर दें, आपके मार्क्स इन्हांस हो जाएंगे। होप जो मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर आपको चीज़ों को समझाने की आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हमें याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।